आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक अपादान कारक। हर बार इस कारक से संबंधित प्रश्न पूछे गए और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इस बार भी अपादान कारक से संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपादान कारक ही पढ़ें, आपको पढ़ने तो सभी हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना है बस। तो अपादान कारक क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट करती है, यानी जहां पर अलगाव का भाव आपको दिख जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रही हूं, तो आज का टॉपिक है कारक। 10वां वीडियो है, यानी कि 10वां टॉपिक में पढ़ा रही हूं। और अगर आप देखते हैं इस तरीके से कि एक टॉपिक के बाद मैं सभी प्रश्न भी करवाती हूँ, तो कुल 20 वीडियो आ चुके हैं। और टॉपिक के हिसाब से देखते हैं तो ये 10वां वीडियो है, क्योंकि एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उस टॉपिक से संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवा देती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ, तो यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ईवीएस के भी मैंने पढ़ा दिए हैं, हिंदी के जूनियर प्राइमरी दोनों के पढ़ा दिए हैं, क्योंकि हिंदी तो कंपलसरी होती है, वो तो आपको करनी ही है। तो हिंदी जूनियर प्राइमरी दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो कारक टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सब में कारक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो इस बार भी निश्चित रूप से कारक से संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कारक की परिभाषा। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाए उसे कारक कहते हैं। साधारण सी परिभाषा है और आपको समझनी है। याद तो परिभाषा आपको नहीं करनी है, क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाएगा वो कारक चिन्ह से संबंधित पूछा जाएगा, परिभाषा नहीं पूछी जाती है। बस आपको परिभाषा समझनी है कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाए तो उसे कारक कहते हैं। जैसे कल्पना गाना गाती है। कारक शब्द का अर्थ है क्रिया को करने वाला, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभक्ति भी आपको विभक्ति के बारे में भी पता होना चाहिए। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाते हैं कारक को प्रकट करने के लिए, उन्हें कहा जाता है विभक्ति। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर ने क्या है? ये विभक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। बस कारक के प्रकार के बारे में, एक एक के बारे में डिटेल में थोड़ा जान लीजिएगा, फिर आप आसानी से पहचान पाएंगे कि किस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक के प्रकार कितने हैं? कारक के 8 प्रकार हैं, यानी कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता ने, कर्म को, करण, से के द्वारा, ये इनके विभक्ति चिन्ह लिखे हुए हैं और यही आपको याद रखने हैं। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। कर्ता ने यानी कि काम करने वाला, कर्म को जिस पर काम का असर हो, करण से के द्वारा यानी जिस साधन से काम हो, संप्रदान के लिए और को भी लगाया जाता है यानी जिसके लिए काम किया जाए, अपादान यानी से, किसी चीज से अलग होने के लिए। अपादान का चिन्ह क्या है? से। और यही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक है, क्योंकि जितनी बार भी प्रश्न पूछा गया अपादान कारक से संबंधित ही पूछा गया। अब ऐसा नहीं है कि इस बार भी अपादान कारक से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए, नहीं, और भी कारक से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन अपादान से अभी तक ज्यादातर पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये याद रखिए। तो अपादान में अलगाव का भाव आता है, यानी किसी चीज से अलग होने के लिए। तो ये याद रखिए। संबंध का, के, की और रा, रे, री यानी रिश्ता बताने के लिए। अधिकरण मैं, पर यानी काम की जगह या आधार। और संबोधन हे, अरे, ओ यानी किसी को बुलाने के लिए। ये तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिए। 8 प्रकार के कारक होते हैं। इनको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से अलग होने में, संबंध का, की के, रा, री, रे,
अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, ओ। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपने कई बार कारक पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ लीजिए थोड़ा सा डिटेल में। पहला कारक है कर्ता कारक। तो क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। इसकी विभक्ति है ने। ने विभक्ति का प्रयोग केवल भूतकालीन क्रियाओं के साथ ही होता है, यानी आपको ने का चिन्ह केवल भूतकालीन क्रियाओं के साथ ही मिलेगा। लेकिन जो और क्रियाएं हैं, जैसे वाक्य वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा क्रिया अकर्मक हो, वहां ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, लेकिन वहां पर कर्ता कारक होता है। ये आपको याद रखना है। जैसे पहला जो वाक्य लिखा हुआ है उदाहरण का, राम ने पत्र लिखा, ये भूतकालीन क्रिया को दर्शा रहा है, तो इसमें ने का प्रयोग हुआ है। लेकिन दूसरा वाक्य जो है वर्तमान काल में है, पक्षी आसमान में उड़ता है, तो इसमें तो ने का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर कर्ता कारक ही है। कौन उड़ रहा है? पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ कर्ता कारक है। सरिता गाना गाती है, तो यहाँ पर भी कर्ता कारक है। और कृष्ण नाचता है, तो अकर्मक क्रिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कर्ता कारक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कारक है कर्म कारक। लिखा है, कर्म का चिन्ह याद रखिए, कर्म का चिन्ह है को। चलिए परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। को विभक्ति का प्रयोग केवल सजीव कर्म के साथ होता है। इसकी विभक्ति का चिन्ह क्या है? को। और इसका प्रयोग होता है केवल सजीव कर्म के साथ। निर्जीव कर्म के साथ विभक्ति को निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं करते, यानी निर्जीव जो कर्म होगा उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलिए, रावण ने राम को मारा, तो यहां पर को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अशोक दूध पीता है, तो निर्जीव जो कर्म होगा उसमें को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, तो यहां पर भी कर्म कारक ही है, लेकिन कर्म कैसा है? निर्जीव। बालक ने कुत्ते को मारा, यहाँ पर को विभक्ति है, तो आप देखते ही पहचान जाएंगे। सीता फल खाती है, यहाँ पर निर्जीव कर्म है, तो यहाँ पर भी कर्म कारक ही है। और कवि कविता लिखता है, तो यहाँ पर भी निर्जीव कर्म है, इसीलिए यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कारक है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से होता है। याद रखिए, कर्ता ने कर्म को करण से। साथ में एक बार पढ़ते जाइए, वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा, बार बार देखनी भी नहीं पड़ेगी। लिखा है, जब कर्ता कार्य करते समय जिन साधनों का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। जैसे मनोज पेन से लिखता है, यानी जिन साधनों का प्रयोग जिसमें हो रहा हो। मनोज किससे लिख रहा है? पेन से लिख रहा है, कलम से लिख रहा है। राधा चाकू से सब्जी काटती है, इसका विभक्ति चिन्ह तो आपको पता ही है, से है, लेकिन यहाँ पर साधनों का प्रयोग होगा, बस ये याद रखिए। राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहां पर से लिखा हुआ है। साधन क्या है? बाण। और उसे लाठी से मारा, तो यहां पर साधन आपको दिखेंगे, वहां पर हो जाएगा करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संप्रदान कारक। तो संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। जब कर्ता दूसरों के लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति के लिए है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। 4 याद हो गई आपको। संप्रदान के का विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। तो इसकी विभक्ति के लिए है। को विभक्ति का प्रयोग जब वाक्य में 2 कर्म होते हैं वहां पर किया जाता है, अर्थात देने के अर्थ में को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अशोक माँ के लिए दवा लाया, तो के लिए आपको दिखेगा तो आप तुरंत पहचान जाएंगे, लेकिन देने के अर्थ में क्या होगा? सिर्फ को मिलेगा।
कविता ने सविता को पुस्तक दी, तो यहाँ पर भी संप्रदान कारक ही है। भिखारी को भिक्षा दो, घर के लिए सामान मंगाओ, तो के लिए है, वहां पर तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात और आपको याद रखनी है कि देने के अर्थ में को विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये भी याद रखिए। और संप्रदान का अर्थ ही है देना। जब कर्ता दूसरे के लिए क्रिया कर रहा हो, कुछ दिया जा रहा हो वाक्य में, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर संप्रदान कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कारक है अपादान कारक, और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक अपादान कारक। हर बार इस कारक से संबंधित प्रश्न पूछे गए, और निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इस बार भी अपादान कारक से संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपादान कारक ही पढ़ें, आपको पढ़ने तो सभी हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ना है बस। तो अपादान कारक क्या है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट करती है, यानी जहां पर अलगाव का भाव आपको दिख जाए, वहां पर अपादान कारक होगा। इसकी विभक्ति से है, इसकी भी विभक्ति से है, लेकिन अलगाव के भाव में। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा जो है हिमालय से निकलकर अलग हो रही है, अलगाव का भाव है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, अलगाव यानी पत्ते अलग हो रहे हैं। बालक घर से स्कूल जाते हैं, यानी बालक घर से दूर जा रहे हैं, यानी कि अलगाव यहाँ पर भी है। और लोग गांव से शहर जाते हैं, तो अपादान कारक में अलगाव का भाव होगा, अलग होने का भाव होगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे यहाँ पर अपादान कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कारक है, अब अगले कारक को पढ़ने से पहले अपादान कारक को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके और कारण भी हैं जो आपको जानने हैं। जैसे जहां तुलना का भाव होता है उसमें अपादान कारक होता है। जब दो लोगों में, दो वस्तुओं में तुलना की जा रही हो, वहां पर भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। जैसे अशोक रमेश से अच्छा है, यहाँ पर क्या है? तुलना की जा रही है अशोक और रमेश की, तो वहां पर क्या होगा? अपादान कारक। अब यहाँ पर तो अलगाव का भाव नहीं है, लेकिन ये आपको अलग से याद रखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। आगे लिखा हुआ है, जहां डर या भय का भाव हो, वहां पर भी क्या होता है? अपादान कारक। एक तो आपको याद रखने हैं, एक आपको याद रखना है तुलना का भाव जहां हो, दूसरा याद रखना है जहां डर या भय का भाव हो, वहां पर भी क्या होगा? अपादान कारक। जैसे बालक शेर से डरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? और भी कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। जहां लज्जा का भाव हो, उसमें भी क्या होता है? अपादान कारक। जहां हम शर्मा रहे होते हैं, वहां पर भी क्या होता है? अपादान कारक। जैसे बालक मेहमानों से शर्माते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अब तो बच्चे नहीं शर्माते, लेकिन जब हम लोग छोटे थे, जब कोई मेहमान आ जाता था और उसके सामने जाने के लिए कह दिया जाता था, तो बहुत ही ज्यादा शर्म आती थी, कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। किस किस के साथ ऐसा हुआ है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जहां लज्जा का भाव होता है, वहां पर भी क्या होता है? अपादान कारक। अगला है, जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाए, उसमें अपादान कारक होता है। यानी हम अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, वहां पर भी कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। जैसे छात्र गुरु से पढ़ते हैं। और क्या याद रखना है? जहां कार्य प्रारंभ किया जाता है, वहां अपादान कारक होता है। जैसे कल से तुम्हारी परीक्षा है, यहाँ पर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। तो ये 5 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अपादान कारक के लिए आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? तुलना का भाव हो, डर का भाव हो, शर्माने का भाव हो, लज्जा का, और ज्ञान प्राप्त किया जा रहा हो, और कार्य प्रारंभ किया जा रहा हो। तो यहाँ पर आपको अपादान कारक ही बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कारक है संबंध कारक। इसके चिन्ह क्या है? का, के, की। तो जहां संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताया जाए, तो वहां पर होता है संबंध कारक। जैसे मोहन सोहन का, यानी सोहन मोहन का भाई है, और मेरी कॉपी कहाँ है, तो इसके विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? मैं, पर, पे। तो जहां क्रिया अपना आधार प्रकट करती है, अर्थात स्थान बताती है, वहां पर क्या होता है? अधिकरण कारक। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं,
पर लिखा हुआ है, ये तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। मेज पर पुस्तक रखी है, सरता गाड़ी में बैठी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी कारक है 8वां, संबोधन कारक। हे, अरे, जी। तो जब किसी को बुलाया या पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे मोहन, इधर आओ। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। अजी, सुनते हो। तो यहाँ पर संबोधन कारक है। कारक आपका कंप्लीट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, तो इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि एक एक नंबर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। 1 नंबर की कीमत उससे पूछिए जो 1 नंबर से फेल हो रहा है, तो उसे ये लगता है कि काश हमने एक क्वेश्चन सही कर दिया होता तो हम पास हो जाते। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन तो एक भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, सभी प्रश्न करने होते हैं। लेकिन आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो कारक आपका टॉपिक आज होता है कंप्लीट। आपको कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और ये सभी वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएगी एक साथ। जो प्रैक्टिस मैंने करवाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ और वो सभी क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ। तो वो वीडियो भी मैंने प्लेलिस्ट में जोड़ दिए हैं, ताकि आप लोगों को आसानी से वीडियो मिल जाए, कोई भी परेशानी ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।